हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है, आपने किसी भी सिंक्रोनस सिस्टम, मान लीजिए मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चल रहा है। अब मैंने क्या किया, हल्की सी इनपुट में वेरिएशन कर दी। ठीक है, मीन स्मॉल डिस्टरबेंस देने के बाद मेरा सिस्टम कैसा बिहेव करेगा उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर जो डिस्टरबेंस रहेगी राजे, स्मॉल डिस्टरबेंस रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटर है। ठीक है, मान लीजिए सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस है। ठीक है, लिखिए कंसीडर अ सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास जनरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके थ्रू मैं इनफाइनाइट बस को फीड कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी है, बी एंगल ऑफ 0 डिग्री, और यहाँ पे ई एंगल ऑफ डेल्टा है। मान लीजिए जनरेटर का जो रेक्टेंस है दैट इज एक्स डैश, और यहाँ पे लाइन का मान लीजिए रेक्टेंस कितना है भाई, एक्स लाइन। ठीक है, तो टोटल रेक्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रांसफर रेक्टेंस दैट इज एक्स डी डैश प्लस एक्स लाइन। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर आपकी कितनी ट्रांसफर होगी टू द इनफाइनाइट बस बार, दैट इज इक्वल टू ईवी डिवाइड बाय एक्स इनटू साइन डेल्टा। ठीक है, ये सभी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू पी मैक्स इंटू साइन डेल्टा। समझना मेरी बात। अगर इसको मैं ग्राफिकली देखूं तो ग्राफिकली इसकी जो वेरिएशन आएगी राजे, आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसी आएगी। बोलो, तो ये भाई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, और ये जो पीक वैल्यू होगी राजे, इसको क्या बोलेंगे, बोलो जी, दिस इज योर पी मैक्स। करेक्ट हो इतनी बात, this is nothing but P max, that is your graph between P electrical and P delta। समझे मेरी बात। अब स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन के ऊपर क्या था, आपका जो अल्टरनेटर था वो इस पॉइंट पे चल रहा था। ठीक है, जब उस केस में चल रहा था तो डेल्टा की वैल्यू मान लीजिए डेल्टा नॉट है। ठीक है, इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए पॉइंट। ठीक है, और उस टाइम पे जो इनिशियल मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों क्या थे, सेम थे। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है, एट इक्विलिब्रियम मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सेम है। इनिशियली आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, और इनिशियल आपका जो लोड एंगल है, इनिशियल लोड एंगल किसके इक्वल है जी, इनिशियल लोड एंगल दैट इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। ठीक है, मींस ये है रोटर की जो स्पीड है वो भी सिंक्रोनस स्पीड है, और जो स्टेटर की फ्लक्स है वो भी राजी क्या बोलो, सिंक्रोनस स्पीड है, तभी तो डेल्टा मेरा सेम रहेगा ना। ठीक है, मान लीजिए रोटर है, रोटर का ईएमएफ या फ्लक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटर। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल होता है दैट इज योर डेल्टा। ठीक है, अगर मेरे पास ये जो फर्स्ट केस है, ये डेल्टा एनएस पे घूम रहा है और ये भी रोटर एनएस पे घूम रहा है, मींस पूरी स्पीड अगर दोनों की सेम है तो एंगल दोनों के बिटवीन सेम रहेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास किसी भी पैरामीटर हिलेगा, अगर दोनों में से किसी भी एक की स्पीड कम ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग मेरा डेल्टा भी क्या करेगा, वेरी करेगा। समझे मेरी बात, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या निकाला था, डी डेल डिवाइड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा एस। ये तो सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज स्पीड ऑफ योर रोटर। ठीक है, ये क्या थी, रोटर स्पीड थी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं राजे। ठीक है, दिस इज योर सिंक्रोनस स्पीड। बोलो ओके है ये चीज, बिल्कुल ओके है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बोलो जी, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, आपकी जो इनपुट पावर है वो पीएम नॉट से इंक्रीज करवाकर कहां पे लेके जा रहा हूं, PM1 पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने हल्की सी मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज किया। ठीक है, यहां पे लिखिए मैकेनिकल इनपुट राइजेस फ्रॉम PM0 टू PM1। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो इनपुट है PM0 से PM1 पे लेगा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है B। ठीक है, इस केस पे ये जो मैकेनिकल पावर है मान लीजिए मेरी कितनी होगी राजे, PM1। ठीक है, उस केस में जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी दैट इज इक्वल टू PE1। ठीक है, और मान लीजिए उस पॉइंट पे जो डेल्टा होगा दैट इज नथिंग बट डेल्टा 1। ओके हुई इतनी बात, बोलो बोलो जी, हो जाएगा ये चीज। ठीक है, यहां तक नोट करिए भाई। ठीक है,
आपको ये चीज तो क्लियर है। जैसे मान लीजिए एक इंस्टेंट था, जे वाला ए पॉइंट था, ए पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास मैकेनिकल पावर कितनी थी, इनपुट पावर, दैट इज पी एम नॉट। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया, इसको इंक्रीज किया, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट को इंक्रीज कर दिया अप टू पी एम वन। मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही इनपुट मैं इंक्रीज करूंगा, क्या उसी इंस्टेंट पे मेरी इलेक्ट्रिकल पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, पीई? नहीं, आपकी इलेक्ट्रिकल पावर तो आप देख सकते हो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। आपकी मैकेनिकल तो इसी इंस्टेंट पे आपने बढ़ा दिया। ठीक है, इसी इंस्टेंट पे यहाँ पे जंप करवा दिया, और जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है आपकी वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होकर कहाँ पे पहुंच जाएगी, PE1 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिकली क्या ये चीज इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, आपको ये तो क्लियर है, जो एक्सेलरेटिंग पावर है राजी, दैट इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और एज पर स्विंग इक्वेशन तो डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाय डी टी दैट इज इक्वल टू, यहाँ आप ऐसे बोल सकते हो, पी ए इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर एज पर स्विंग इक्वेशन, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मेरे पास मैकेनिकल इनपुट बढ़ा, मैकेनिकल इनपुट बढ़ने का मतलब है मेरी एक्सेलरेटिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, स्टार्टिंग पे जब मेरे पास यानी इक्विलिब्रियम पे पी मैकेनिकल इक्वल टू पी इलेक्ट्रिकल है, इसका मतलब जो मेरे पास रोटर की स्पीड है दैट इज नथिंग बट ns। ठीक है, इस इक्वेशन को भी याद रखिए भाई, डी डेल डिवाइड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा एस। ठीक है, या आप n माइनस एन एस भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस है, उस केस में मेरा जो डेल्टा रहेगा जी वो स्थिर रहेगा, कहाँ पे रहेगा, डेल्टा नोट पे रहेगा। समझ रहे मेरी बात, इसी पॉइंट पे ये ऑपरेट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने मैकेनिकल इनपुट को PM1 तक इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा बोलो, इसकी वजह से ये जो मेरे पास PM1 बढ़ा, इसके साथ मेरा PA ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इस इंस्टेंट पे जो मेरे पास PA था राजी, PA एक्सेलरेटिंग पावर कितनी है, 0 थी। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो 5 है, ये पहले 5 ही था। ठीक है, 5 और 5 माइनस 0 आ रहा था, अब इसको 5 को इंक्रीज करके आपने 7 रख दिया। इलेक्ट्रिकल पावर उसी इंस्टेंट पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैकेनिकल इनपुट बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर भी मेरी बढ़ेगी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन उसी इंस्टेंट पे आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही PM नॉट से PM मेरी पावर चली गई, उस केस में मेरी इलेक्ट्रिकल पावर तो उसी इंस्टेंट पे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा जो मैकेनिकल इनपुट होगी वो स्टोर हो जाएगी एज ए किनेटिक एनर्जी, जो आपका रोटर है उसकी किनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, पहले ये पॉइंट लिखिए फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर दिस एक्स्ट्रा मैकेनिकल इनपुट स्टोर्स किनेटिक एनर्जी। ठीक है, किनेटिक एनर्जी स्टोर कर देगा रोटर में। सो उसके साथ क्या होगा, नाउ रोटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, तो रोटर की स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाए। देखिए कैसे, जैसे ही मैंने मैकेनिकल इनपुट को बढ़ाया, पीए मेरा पॉजिटिव हो गया। पीए पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, पी पॉजिटिव का मतलब है पी ग्रेटर देन 0 मींस रोटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। मींस आपकी जो स्पीड है रोटर की वो मोर देन क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज मेरी मोर देन सिंक्रोनस स्पीड हो गई तो डी डेल डिवाइड बाय डी टी आप ऑलरेडी जानते हो, ये क्या है, n माइनस एन एस है। ठीक है, जे फैक्टर अगर मोर देन एन एस है मीन्स ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मीन्स डेल्टा आपका क्या करेगा राजे, इंक्रीज करेगा। ठीक है, डेल्टा इंक्रीज करेगा, मतलब क्या हुआ, डेल्टा मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर डेल्टा मेरा इंक्रीज कर गया राजे तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, बोलो जी, पी मैक्स इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, अगर डेल्टा बढ़ा तो साइन डेल्टा की टर्म बढ़ी, मींस मेरा पीई भी बढ़ेगा। ठीक है, जहां हम ग्राफ से देख सकते हैं, अगर डेल्टा मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, डेल्टा बढ़ रहा है, इस डेल्टा पे जो मेरी इलेक्ट्रिकल पावर आएगी राजे वो भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा इलेक्ट्रिक पावर डेवलप होगी। ठीक है, जैसे ही डेल्टा मेरा डेल्टा 1 पे पहुंचेगा उस केस में दोनों पावर मेरी क्या हो जाएगी राजे, सेम हो जाएगी, और एक्सेलरेटिंग पावर क्या हो जाएगी राजे, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ, डेल्टा मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर मेरी
इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर मेरी इंक्रीज होगी, जैसे ये चीज इंक्रीज होगी उसकी वजह से, अब देखिए मैं और पेन के साथ दिखा रहा हूं, जैसे ये इंक्रीज होगा पी इंक्रीज होगा। अब देखो पीएम ने तो जितना 7 तक पहुंचना था पहुंच गया, अब ये 5 से इंक्रीज होना स्टार्ट होकर मान लीजिए 6 पे पहुंच गई, ठीक है। 5 के बाद ये 6 पे पहुंचेगी तो पीए का जो डिफरेंस है, पहले तो 2 का आ रहा था, अब कितना आएगा 1 का आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब पीए क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है दोनों का कम होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, मींस पीए क्या मेरा ग्रेटर देन अभी भी 0 है, क्योंकि 7 माइनस 5 था पहले, अब 7 माइनस 6 है, ठीक है। अभी भी ग्रेटर देन 0 है, मींस अभी भी मेरी जो स्पीड रहेगी राजे दैट इज मोर देन एनएस रहेगी। अगर ये मोर देन एनएस है इसका मतलब डेल्टा मेरा और बढ़ेगा, डेल्टा अगर मेरा और बढ़ा तो मेरी इलेक्ट्रिकल पावर और बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रिकल पावर मेरी और बढ़ेगी तो पीए मेरा और घटेगा, और एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 पीई मेरा इंक्रीज होकर कहां पे पहुंच जाएगा, PM1 के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये उतनी देर रोटेट करता रहेगा, स्पीड मेरी बढ़ती रहेगी जितनी देर पीए मेरा क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है। वहां तक मेरा डेल्टा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज करेगा मींस जब तक मेरा PM1 इक्वल टू क्या ना आ जाए PE1, उस केस में डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा राजे, एट डेल्टा 1, ठीक है। इसका मतलब अब नया पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उस पॉइंट का नाम क्या राजे मेरा पॉइंट बी। पहले स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट कितना था राजे, ए था, पहले मेरा क्या था ए था, अब कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात, बोलो। इसका मतलब अपॉन रीचिंग, हाँ जी पॉइंट बी, तो मेरी PM1 क्या हो जाएगी, PA1 इक्वल टू PE बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब मेरा सिस्टम क्या राजे, हेंस सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। अब मान लीजिए एक मैं केस और स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरा इनिशियली जो मेरे पास अल्टरनेटर घूम रहा था वो मान लीजिए पॉइंट सी पे था, ठीक है। और इस सी को हम क्या मान सकते हैं, इस केस में जो डेल्टा होगा राजे वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि पी मैक्स वाली वैल्यू है जी, ठीक है। मान लीजिए अब इस केस में जो मेरे पास डेल्टा है वो मान लीजिए ऑपरेटिंग पॉइंट सी था, ठीक है। लेट जैसे पहले वो डेल्टा नॉट पे ऑपरेट हो रहा था ना, अब मान लीजिए अगर वो डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे ऑपरेट हो रहा हो, मींस पॉइंट सी वाले पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। लेट सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट पॉइंट सी, और पॉइंट सी पे डेल्टा किसके इक्वल है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये मेरे पास 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने मैकेनिकल इनपुट इस केस में बढ़ा दी, मैकेनिकल इनपुट बढ़ाने का मतलब क्या है, पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल, जे अगर चीज इंक्रीज हो रही है मींस पीए भी मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। पीए बढ़ रहा है मींस मेरी जो स्पीड है वो मोर देन सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी, अगर स्पीड मेरी में हलचल होगा तो डेल्टा मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि स्पीड मेरी सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। अगर डेल्टा राजे मेरा बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, अब 90 के बाद देखिए, 90 के बाद जैसे ही मेरा डेल्टा इंक्रीज होगा, ठीक है, 90 के बाद जैसे ही मेरा डेल्टा इंक्रीज होगा उस केस में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो पहले से कम आएगी, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रिकल पावर कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगी 90 के बाद, क्योंकि साइन है ना, साइन 90 के बाद क्या होगा, कम होगा। 90 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जैसे ही 90 क्रॉस करेगा तो 1 से कम आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा जैसे ही कम होगा मेरी पीई क्या होगी, कम होगी। अगर पीई मेरा कम होगा इसका मतलब पीए मेरा और बढ़ेगा, पीए और बढ़ रहा है इसका मतलब मेरी जो एनएस है वो एनएस से सॉरी जो मेरी स्पीड है रोटर की वो एनएस से और बढ़ेगी, अगर एनएस से स्पीड और बढ़ेगी तो डेल्टा मेरा और बढ़ेगा। जैसे जैसे डेल्टा मेरा और बढ़ेगा, देखिए डेल्टा जैसे जैसे मेरा और बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक पावर और कम हो रही है, इसका मतलब जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल पावर और कम होगी, अगर इलेक्ट्रिकल पावर मेरी और कम होगी तो मेरी पीए और बढ़ेगी, अगर पीए और बढ़ गया तो मेरी जो स्पीड है और बढ़ेगी सिंक्रोनस स्पीड से, अगर ये चीज बढ़ेगी तो डेल्टा और बढ़ेगा, डेल्टा और बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर मेरी और घटेगी, ऐसे ये चीज चलती रहेगी। इसका मतलब मेरा जो सिस्टम है क्या वो कभी वापस आएगा,
वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा पॉइंट इस सी पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा हो तो उस केस में अगर मैं मैकेनिकल इनपुट मींस हल्की सी डिस्टरबेंस दूं तो मेरा सिस्टम कभी भी वापस नहीं आएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री के बाद मेरा जो सिस्टम होगा राजे वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, इसका मतलब एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री मेरा सिस्टम क्या होगा राजे, क्रिटिकली स्टेबल। क्रिटिकली स्टेबल, क्रिटिकली स्टेबल का मतलब क्या है, ये मान लीजिए पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसके इस तरफ मान लीजिए सिस्टम अनस्टेबल है, इससे पहले मान लीजिए सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, क्रिटिकली वो बड़ा पॉइंट होता है जो एक दीवार का काम करे बिटवीन स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, डेल्टा 90 के लेफ्ट हैंड साइड स्टेबल है, राइट हैंड साइड क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, और डेल्टा उसी इंस्टेंट पे उसी दीवार पे मेरा क्या होगा, क्रिटिकली स्टेबल। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू जो, अगर मैं सिस्टम स्टेबल की बात करूं, इसका मतलब फॉर स्टेबल सिस्टम डेल्टा मेरा 0 और 90 डिग्री के बिटवीन रहना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है राजे, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू EV डिवाइड बाय x इंटू साइन डेल्टा। अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकाल दूं, ठीक है, DPE डिवाइड बाय D डेल्टा दैट इज इक्वल टू EB डिवाइड बाय x, ये हो जाएगा cos डेल्टा। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म होती है राजे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राजे सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। ठीक है, DPE डिवाइड बाय D डेल्टा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसको हम PS के साथ भी लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू P मैक्स इंटू cos डेल्टा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। ठीक है, इसका मतलब फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, ठीक है, सिस्टम टू बी स्टेबल इसका मतलब क्या हो गया, फॉर डेल्टा बिटवीन 0 और 90 मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। उस केस में जो DPE डिवाइड बाय D डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या आएगी राजी, मोर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन मिल गई फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, आपके पास जो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे सिस्टम मेरा क्रिटिकली स्टेबल होगा, लेकिन DPE डिवाइड बाय D डेल्टा की वैल्यू आप देखोगे 0 आ जाएगी, क्योंकि cos 90 मेरा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब सिस्टम क्या होगा राजे, सिस्टम इज क्रिटिकली स्टेबल। उस केस में जो सिस्टम होगा राजे मेरा क्रिटिकली स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं अगर डेल्टा मेरा मोर देन 90 डिग्री हो गया, उस केस में DPE डिवाइड बाय D डेल्टा मेरा क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम इज अनस्टेबल। समझ रहे मेरी बात? तो नोट करके इस पॉइंट को लिख लो भाई, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल एट स्टेडी स्टेट, मीन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है, आपका जो DPE है डिवाइड बाय D डेल्टा मस्ट बी मोर देन पॉजिटिव, तो सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास DPE डिवाइड बाय D डेल्टा इक्वल टू 0 है तो सिस्टम इज क्रिटिकली स्टेबल। थर्ड नंबर, अगर DP डिवाइड बाय D डेल्टा है, अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल। ठीक है, ये सभी पॉइंट भाई आपने रिमेंबर रखने। ठीक है, मैंने आपको ग्राफिकली बताया क्या इसका मीनिंग होता है, सिस्टम मेरा अनस्टेबल क्यों आ रहा है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हो इतनी बार, बोलो समझ में आया पॉइंट? इसको हम दूसरे तरीके से भी आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। ठीक है, तो उसको भी हम ड्राइव कर लेते हैं। तो लिखिए सबसे पहले, मान लीजिए मेरे पास सिस्टम था, ठीक है, सिस्टम की मैंने इलेक्ट्रिकल पावर निकाल ली थी। इलेक्ट्रिकल पावर कितनी आई थी, EV डिवाइड बाय x इंटू साइन डेल्टा, यही आया था भाई मेरे पास। बोलो ओके है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे P मैक्स इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, और जो P मैक्स थी राजे उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, P मैक्स दैट इज इक्वल टू EV डिवाइड बाय x।
ठीक है, और इसी को हम राजे क्या नाम देते थे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। बोलो, यही नाम था भाई इसका, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, अब क्या था, अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेटिंग कंडीशन स्पीड ऑफ द मशीन मस्ट बी कांस्टेंट। आपको ये चीज क्लियर है? ठीक है, मींस एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी राजे, जीरो होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग क्या है, आपके पास जो रोटर की स्पीड है राजे वो कांस्टेंट है। ठीक है, बोलो ओके है ये चीज? ठीक है सर। और स्टार्टिंग के केस में आपको ये भी पता है जो पीएम जीरो है दैट इज नथिंग बट पीई जीरो, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो पी मैक्स इंटू डेल्टा कितना था उस केस में सर, डेल्टा नॉट था। ठीक है, ये मेरे पास स्टार्टिंग कंडीशन होगी। ठीक है, और डेल्टा नॉट क्यों क्या बोल देंगे, इनिशियल, बोलो जी इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल, एंगल ऑफ द मशीन। ठीक है, अब क्या हुआ, लिखो नाउ a small disturbance, मान लीजिए हल्की सी डिस्टरबेंस हमने अप्लाई की, इज अप्लाइड टू सिस्टम, उसकी वजह से क्या होगा, विच चेंजेस ऑपरेटिंग एंगल, मेरा हल्का सा ऑपरेटिंग एंगल चेंज हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग एंगल टू, पहले डेल्टा नॉट था, अब मान लीजिए स्मॉल दैट इज अप्रोक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल डेल्टा हो गया, तो उस केस में जो मेरी इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगी ऑफ द मशीन क्या होगी, तो पीई दैट इज इक्वल टू पी मैक्स इनटू साइन डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा। जो डेल डेल्टा है दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो, मींस वेरी स्मॉल। ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम वेरी स्मॉल आपके पास क्या देते हैं राजे, डिस्टरबेंस देते हैं। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है साइन ए प्लस बी वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी का हम यूज करते हैं यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पीई दैट इज इक्वल टू पी मैक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी भाई। ठीक है, और आपको ये भी पता है कॉस डेल डेल्टा, ये जो डेल डेल्टा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो है हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 आ जाएगी, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और साइन डेल्टा क्या हो जाएगा राजे, बोलो साइन डेल्टा क्या होता है भाई, साइन डेल्टा की वैल्यू बताओ भाई क्या होती है स्मॉल के केस में। ठीक है, तो स्मॉल के केस में साइन डेल डेल्टा दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल डेल्टा। ठीक है, क्योंकि जो साइन जीरो होता है वो जीरो होता है, और डेल डेल्टा क्या है, जीरो ही है, तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, मींस साइन की जो वैल्यू होती है लेस देन 45 डिग्री तक वो थीटा ही रहती है। जैसे साइन 30 डिग्री, ठीक है, वो 30 डिग्री ही आएगा। अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो पाई डिवाइड बाई 180 कर दो। ठीक है, मान लीजिए इस चीज को नोट कर लो भाई, मान लीजिए एक्स आपका रेडियन में गिवन है। ठीक है, इसको अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, हाउ टू कन्वर्ट इन डिग्री, तो x को मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिवाइड बाई पाई, और पाई को 3.14 लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए x मुझे डिग्री में गिवन होता, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री ही आ जाएगा, लेकिन आपके पास जो साइन 30 होता है वो आपके पास क्या होता है जी, बोलो वो रेडियन की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करिए 30 इंटू करिए 30 इंटू 3.14 करिए। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिए 180 के पास। ठीक है, तो आप देखोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.52। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर, जो साइन 30 आप लिखते हो राजे वो 1/2 लिखते हो, दैट इज 0.5। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई आपके पास साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है अप टू 45 डिग्री। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू पे कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास साइन थीटा थीटा ही आएगा। ओके, तो इसी चीज का मैं यहाँ पे भाई यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़े आगे, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए। बिल्कुल ओके है।
चलिए इस नोट को भी हटा दीजिए भाई, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, पीई दैट इज इक्वल टू पी मैक्स, हाँ जी, साइन डेल्टा नॉट, हाँ जी, कॉस डेल्टा 1 हो जाएगा प्लस कॉस डेल्टा नॉट इंटू साइन ऑफ डेल डेल्टा दैट इज इक्वल टू डेल डेल्टा। जहां तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है जी, जहां तक हो जाएगा भी सबका, बोलो हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए आगे, पी मैक्स इंटू साइन डेल्टा नॉट प्लस पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा इंटू डेल डेल्टा। ठीक है, यही हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, इनिशियल पावर दैट इज पीई 0। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीई दैट इज इक्वल टू पीई 0 प्लस, हाँ जी, आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा। और पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या बताई थी हमने पीछे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। तो कर्ल पीई डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा दैट इज इक्वल टू पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा। इसको क्या बताया था भाई, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। बहुत इजी है भाई। चलिए इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कर्ल पीई डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा नॉट है ना, लेकिन ये कब है, जब डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा नॉट है, इनटू कह रहा जी आपका डेल डेल्टा। समझ में आई बात भाई? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिंक्रोनाइजिंग पावर। ठीक है, अब आपको स्विंग इक्वेशन का भी यूज करना आता है भाई। तो स्विंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो पीए होता है दैट इज एम डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाय डी टी होता है। ठीक है, पीए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल इन केस ऑफ जनरेटर। बिल्कुल सर हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो जल्दी से बताओ फिर क्या होगा। तो पीई मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा सर, हम इस स्विंग इक्वेशन का यूज करते हैं, इसके साथ हम देख सकते हैं भाई क्या होगा। तो लिखिए टू डिटरमाइन the variation in rotor angle we use swing equation। तो हम स्विंग इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करिए भी क्या होगा, एम डी स्क्वायर डेल डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल। ठीक है, पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल की वैल्यू आपने पुट कर दो भाई, ये जो पी इलेक्ट्रिकल की वैल्यू आपने निकाली है इसको रख दो यहाँ पे, पीई 0 माइनस कर्ल पीई डिवाइड बाय कर्ल डेल्ट, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट है इनटू डी ऑफ डेल्टा। ठीक है, और आपको पता है मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर तो दोनों सेम थी, ये चीज तो हो जाएगी कैंसिल रजे, क्योंकि इनिशियल केस में मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सेम है। ठीक है, उसी इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। यहां तक ओके हो गया भाई? ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो इक्वेशन बचेगा एम डी स्क्वायर डेल डेल्टा डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस कर्ल पीई डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा, जब डेल्टा इक्वल टू क्या है, डेल्टा नॉट इनटू डेल डेल्टा। ठीक है, और आपको ये भी पता है जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है वो डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा है। ठीक है, इस इक्वेशन में रखिए, तो एम डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डेल नॉट प्लस डेल डेल्टा नॉट। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस पीई डिवाइड बाई कर्ल डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट इनटू डेल डेल्टा। ठीक है, और आपको ये भी पता है जो डेल्टा नॉट इनिशियल एंगल है वो तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा राजे वो 0 होगा। तो यहाँ पे बचेगा एम डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर डेल डेल्टा, डेल्टा नॉट नहीं है यहाँ पे, डेल डेल्टा है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ नेगेटिव इस तरफ ले आओ भाई, ये हो जाएगा प्लस कर्ल पीई डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट है इनटू डेल डेल्टा बराबर है 0। ठीक है, अब m को बाहर निकालो और इसके साथ डिवाइड कर दो भाई।
ठीक है, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई भाई। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर की अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको मैंने इसके पीआई निकालना दिखाया था। इसका अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन ऑफ दिस, तो वो क्या होगा राजेश, सी एफ प्लस पी आई होगा। राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई मेरा जीरो हो जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, सी एफ। सी एफ निकालने के लिए हम राजेश का क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं कि नहीं निकालते, बिल्कुल निकालते हैं सर। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस कर्ल पी ई डिवाइड बाई कर्ल डेल्टा बाई एम। ये कब है, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस कर्ल पी ई डिवाइड बाई कर्ल डेल्टा, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट है, डिवाइड बाई एम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जे वाई इसके क्या आ जाएंगे राजी, रूट आ जाएंगे प्लस माइनस की। बोलो ओके है। अब कंडीशन बात आएगी ये जो सिंक्रोनाइजिंग पावर है, अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए केस नंबर 1, इफ कर्ल पी ई डिवाइड बाई कर्ल डेल्टा, अगर ये लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, ये नेगेटिव हो जाए, तो डी की वैल्यू उस केस में क्या आएगी, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना राजी, बोलो जी, बिल्कुल सर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसको मान लीजिए आपका डी फैक्टर आ गया, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब जो आपके रूट्स होंगे राजी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो रूट आ गए ना प्लस माइनस का। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपके पास जो रूट है, मान लीजिए कि D1 आ गया, एक क्या आ गया, बोलो डेल डेल्टा की इक्वेशन थी ना, तो डेल डेल्टा की वैल्यू ही आएगी जहां पे देख सकते हो। तो डेल डेल्टा की वैल्यूज आपके पास आ गई राजे, एक तो होगा C1 e की पावर, मान लीजिए पहला रूट है M1, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू t है प्लस C2 e की पावर M2t। M1 की वैल्यू क्या होगी, कर्ल पी ई कर्ल डेल्टा, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट है, डिवाइड बाई एम, इसका अंडर रूट होल का। ठीक है, यही चीज बचेगी भाई। ऐसे ही आपका M2 होगा, M2 आपका जो M2 होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, पॉजिटिव वाला M1 होगा। समझ रहे मेरी बात। तो आपको ये क्लियर है कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ जैसे ही ड्रॉ करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी डेल टी, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ऐसे ही होगा। मींस ये टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब सिस्टम क्या राजे, अनस्टेबल। ठीक है, तो सिस्टम मेरा क्या होगा राजे, अनस्टेबल होगा। ठीक है, अभी हमने पीछे ग्राफिकली देखा था ना, ग्राफिकली भी आपके पास आया था, जब भी मेरे पास कर्ल पी डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा लेस देन जीरो होगा, उस केस में सिस्टम क्या होगा राजे, सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम उस केस में अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, when कर्ल पी ई डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर ये टर्म मेरी पॉजिटिव आ गई, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर ए पे, अगर ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव आ गई, ठीक है, ये डी हमने डेल डेल्टा को ही माना था, तो सॉरी ये तो रूट होगी इसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है अंदर मेरा नेगेटिव बचेगा। ठीक है, और नेगेटिव का अंडर रूट क्या होगा राजे, बोलो जल्दी से बोलो। इसका मतलब ये हुआ, जो डी की वैल्यू है मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट माइनस कर्ल पी ई डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट है, डिवाइड बाय एम। इसके जो रूट्स आएंगे राजे, दैट इज इमेजिनरी। बोलो द रूट्स आर क्या रहेंगे राजे, इसके रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, से अल्फा प्लस माइनस जे बीटा। तो उस केस में भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा, डेल डेल्टा का C1, हाँ जी, कॉस, हाँ जी, कॉस क्या होगा, कॉस बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा 2। ऐसे ही होगा भाई, बोलो बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब जो डेल्टा होगा, जो बीटा होगा, जहां पर ऐसा करिए इसको ओमेगा की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए अल्फा प्लस जी ओमेगा।
ठीक है, अल्फा नहीं सिग्मा के साथ लिखते हैं, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा राजी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज कर्ल पीई डिवाइड बाई कर्ल ऑफ डेल्टा। जब डेल्टा इक्वल टू क्या है, डेल्टा नॉट है, इसका अंडरूट डिवाइड बाई कितना था भाई, एम। जेई होगा कि नहीं होगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसके रूट तो जेई आ रहे हैं ना। ठीक है, जेई आ रहे हैं तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस जे कर्ल पीई डिवाइड बाई कर्ल डेल्टा, जब डेल्टा इक्वल टू क्या, डेल्टा नॉट डिवाइड बाई एम। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हम मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, यही तो मेरे पास बीटा होता है ना, यहाँ पे कॉस की फॉर्म में आता है, कॉस की फॉर्म में यही तो आता है ना, समझ रहे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस जे बीटा आ गया। ठीक है, अगर ये चीज होती तो यहाँ पे जे भी आता ना, e की पावर 0 अल्फा। ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ पे ली नहीं है। ठीक है, वो तो 1 हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ बीटा रहेगा, बीटे को आपने ओमेगा मान लिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका ग्राफ मेरा कैसा आएगा राजी, जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मींस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ राजी, इसका मतलब जो मेरा सिस्टम है राजी वो स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ लिमिट नहीं आ रहा। अनस्टेबल का मतलब ये है अगर मैं वैल्यू को कम करनी स्टार्ट कर दूं, उसकी वैल्यू कम ही होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दूं तो इंक्रीज ही होती जाएगी। ठीक है, लेकिन कोई भी वैल्यू अगर वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इट मीन सिस्टम मेरा कह रहा जी स्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये मेरा ग्राफ होगा वो ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, और उसकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी राजे, दैट इज नथिंग बट ओमेगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओमेगा ये जो होगा इस पे ऊपर भी वही न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिखिए इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ऑसिलेशन। ठीक है, जो रोटर की स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो कितनी स्पीड से कम ज्यादा हो रही है, वो आपके पास हो जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा एन कर्ल पीई डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट डिवाइड बाय एम, इसका अंडरूट। ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। अगर मुझे हर्ट्ज में चाहिए एफ एन तो 1/2 पाई कर देंगे, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है, ये 2 पाई दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगा 2 पाई कर्ल पीई डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा, जब डेल्टा की वैल्यू है डेल्टा नॉट डिवाइड बाय एम, इसका अंडरूट, ये हो जाएगा इन हर्ट्ज। ठीक है, तो दोनों पॉइंट भाई आपके इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में सिस्टम क्या होगा राजे, स्टेबल होगा। हमने पहले भी देखा था जब भी डेल्टा कर्ल पी डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा तो सिस्टम उस केस में क्या होगा राजे, स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही इक्वल टू 0 होगा तो क्रिटिकली स्टेबल होगा। बोलो हो जाएगा भाई, रिमेंबर, यस सर रिमेंबर हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम डेल्टा आपका कितना हो सकता है राजे, डेल्टा नॉट 90 डिग्री हो सकता है, दैट इज द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी, मींस सिस्टम उस केस में क्या होगा, बोलो स्टेबल होगा, समझ रहे मेरी बात। सो प्रैक्टिकली जो हम डेल्टा की वैल्यू रखते हैं, प्रैक्टिकली जो डेल्टा नॉट को हम ऑपरेट करवाते हैं दैट 30 डिग्री टू 40 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका डेल्टा की वैल्यू आप मैक्सिमम कहां तक ऑपरेट करवा सकते हैं भाई, 90 डिग्री। ठीक है, अगर बियॉन्ड 90 करोगे तो उस केस में सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा राजी, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी हमने यहाँ पे स्टडी की है। ठीक है, आगे मैक्सिमम स्टेबिलिटी लिमिट को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो लिखिए मेथड्स टू इंप्रूव स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है राजे, दैट इज इक्वल टू पी मैक्स इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, अगर मैं पी मैक्स को इंक्रीज कर दूं तो मेरी जो स्टेबिलिटी लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी वी नीड टू इंक्रीज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है, जो आपकी पी मैक्स है राजी। ठीक है, तो इसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो देखना आपने भाई, ए बी डिवाइड बाई एक्स होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं भाई, एक तो आप ई को इंक्रीज कर दो। ठीक है, ई को कैसे इंक्रीज करोगे, वाई इंक्रीजिंग
द एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर, एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर, ठीक है, जनरेटर की एक्साइटेशन बढ़ा दो, उसके साथ ई बढ़ जाएगा, ई बढ़ जाएगा तो पी मैक्स बढ़ जाएगी। दूसरा केस आपके पास ये है, आप एक्स को डिक्रीज कर दो, ठीक है। एक्स को कैसे कैसे डिक्रीज कर सकते हैं भाई, नंबर 1 मेथड, ठीक है, बाय प्लेसिंग सीरीज कंपनसेशन, बाय प्लेसिंग सीरीज कंपनसेशन। जैसे मोस्टली आपके पास एक्स के अंदर इंडक्टिव लोड होता है, मींस एक्सएल होता है, अगर सीरीज में मैं कैपेसिटर लगा दूं तो ओवरऑल एक्स कम हो जाएगा, उसके साथ मेरा ये चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा केस है मेरे पास बाय यूजिंग डबल सर्किट लाइन, बाय यूजिंग डबल सर्किट लाइन। मान लीजिए पहले एक लाइन थी, उसका रिएक्टेंस एक्स था, अगर मैं पैरेलल में एक लाइन और लगा दूं, ठीक है, इसका भी एक्स है मान लीजिए, तो ओवरऑल ये दोनों पैरेलल में हो गए राजे, पैरेलल में हो गए तो ओवरऑल इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, x/2, ठीक है, तो मेरी क्या हो जाएगी, रिएक्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा मेथड होता है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, ठीक है। जब हम परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे उसके अंदर बताएंगे कैसे आपके पास बंडल कंडक्टर की हेल्प से क्या होता है, आपके पास एक्स की वैल्यू कम होती है, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा भाई, ओके हो जाएगा, ठीक है। और चौथा होता है आपके पास, सॉरी ये तो पहला मेन कैटेगरी हो गया, ए और बी, और सी एक आपके पास और होता है भाई, इसको इंक्रीज करने का बाय यूजिंग एसबीसी, ठीक है, बाय यूजिंग एसवीसी, ठीक है। एसवीसी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज योर स्टैटिक वीएआर कंपनसेशन। स्टैटिक वीएआर कंपनसेशन में क्या होता है, ये हम लगाते हैं एट मिड पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मिड पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। एसवीसी क्या होता है, आपके पास एक तरह का जनरेटर ही होता है जो आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, और एक्टिव पावर का उसके साथ कोई भी मतलब नहीं होता, मींस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, एक्टिव पावर जीरो होगी, दैट सप्लाई ओनली ऑन द, बोलो क्या करेगा, ओनली ऑन द रिएक्टिव पावर, ठीक है। जब हम वोल्टेज का आपको कंपनसेशन टेक्निक पढ़ाएंगे उसके अंदर इसका हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बताएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही चीज आपने याद रखना है, एसवीसी के साथ आपके पास जो आपकी स्टेबिलिटी लिमिट है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। एसवीआर क्या होता है, एक जनरेटर ही होता है, एक जनरेटर ही होता है, बस उसमें हम कंडीशन इस टाइप से लगा देते हैं कि पीई 0 रहे और सिर्फ क्या रहे अजय, उसका रिएक्टिव पावर का ही यहाँ पे योगदान रहे, ठीक है। पीई 0 कैसे होगी, मान लीजिए यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे भी एक बस है, इस दोनों ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं पीई को 0 करना है तो क्या होगा, दोनों का अगर मैं एंगल सेम कर दूं, डेल्टा डेल्टा कर दूं, तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, तो सभी पॉइंट आपने रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका स्टेडी स्टेट लिमिट खत्म होता है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इस टॉपिक को करते हैं क्लोज, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, ठीक है। तो जल्दी से स्टेटमेंट रीड करिए, आ सिंक्रोनस जनरेटर ऑफ रिएक्टेंस, मान लीजिए मेरे पास ये सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है, जिसकी रिएक्टेंस कितनी है, हम फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई, 1.2, ठीक है। इसका जो XD है दैट इज इक्वल टू 1.2 पर यूनिट, ही इज कनेक्टेड टू इनफिनाइट बस बार, इनफिनाइट बस बार से कनेक्ट कर रही है थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर है भाई, एंड ट्रांसमिशन लाइन, ये है ट्रांसमिशन लाइन, ये है इनफिनाइट बस बार, जिसकी वोल्टेज मैग्नीट्यूड आपको गिवन है दैट इज 1 पर यूनिट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है, ये दोनों का जो रिएक्टेंस है राजी गिवन है दैट इज 0.6 पर यूनिट, ठीक है। एच आपको गिवन है दैट इज 4 मेगावाट सेकंड मींस मेगाजोल पर एमबीए। सिस्टम की फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ इट इज लोडेड टू 50% ऑफ मैक्सिमम लिमिट, और ईएफ आपके पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.2 पर यूनिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर आपको गिवन है राजी, ए बी डिवाइड बाय एक्स इंटू
साइन डेल्टा विच इज इक्वल टू, ठीक है, जो लोडिंग आपके पास स्टार्टिंग गिवन है मींस डेल्टा नॉट, और वो गिवन है 50% ऑफ योर मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, ईवी बाई एक्स, ठीक है, ईवी एक्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन का इनवर्स 0.5, ठीक है। और जो साइन 30 होता है वो कितना होता है राजे, बोलो जी। तो अगर मैं डेल्टा नोट की वैल्यू यहाँ पे निकालूं दैट इज 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है जी, ठीक है। तो डेल्टा नॉट इज नथिंग बट 30 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो भाई π/6। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री, तो 6 से गया, ठीक है, तो π/6। ओके हो गया भाई, तो यहां से डेल्टा नॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अगर मैं पी मैक्स की बात करूं, पी मैक्स निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ईवी डिवाइड बाय एक्स होता है, ईवी आपके पास 1.2 गिवन है, वोल्टेज 1 गिवन है, एक्स कितना भाई, एक्स यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 0.6, तो 1.2 प्लस 0.6 मीन्स 1.2 डिवाइड बाई 1.8, तो 2/3 आंसर आ जाएगा पी मैक्स, ठीक है। तो P मैक्स मेरे पास आ गया राजे 2/3 पर यूनिट। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है विच इज इक्वल टू 1/पाई, हाँ जी, आगे क्या था, अंडरूट, हाँ जी, कर्ल PE डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट डिवाइड बाय क्या होता है M। इसका मतलब आपको क्या निकालना है राजी, M निकालना है, ठीक है। तो M इन पर यूनिट किसके इक्वल होता है भाई, पर यूनिट दैट इज इक्वल टू H डिवाइड बाय पाई एफ होता है कि नहीं होता, ठीक है, पाई एफ होता है सर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर पाई एफ। एच की वैल्यू कितनी गिवन है सर 4, फाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 आपके पास गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो आगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, m की वैल्यू। अब आपको चाहिए कर्ल PE डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा, ठीक है। तो कर्ल PE डिवाइड बाय कर्ल डेल्टा किसके इक्वल होता है जी, P मैक्स इंटू कॉस डेल्टा, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी है एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा नॉट, ठीक है। तो 2/3 P मैक्स है इंटू कॉस डेल्टा नॉट कितना है भाई 30 डिग्री, बोलो यही था भाई, बोलो यार, cos 30 था ना, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है। इसका मतलब कितना आ गया 2/3 इंटू 1/√3, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 0.577 पर यूनिट, ठीक है। तो आप जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए भाई वैल्यूज, ठीक है। और देखो आपके पास f की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू अंडरूट के अंदर कर्ल PE कर्ल डेल्टा, जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नॉट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.577 डिवाइड बाई m, ठीक है। तो m की वैल्यू पुट कर दो भाई, m की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 इंटू 50, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो f की वैल्यू आपके पास अप्रोक्स आ जाएगी 0.85 हर्ट्ज, दैट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ योर रोटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 0.85, ठीक है। तो भाई आपको पता होना चाहिए हर एक टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, जो चीज आपको बताई जा रही है बस उसी पे फोकस करना है, इधर उधर की बातों पे यकीन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।